वेलकम बैक। मैं हूं विप्लव स्वाइन। आज का लेसन में मैं आपको टाली प्राइम का पहला अध्याय में टाली प्राइम जो कि आप लोग को मालूम है, दिस इज बेसिकली एन अकाउंटिंग प्रोग्राम। वो प्रोग्राम यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ पढ़ने वाला हूं। तो टुडेज इन योर फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस सिंगल टैक्सेशन। सो कोई भी कंपनी का सालों भर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के बाद हम टाली प्रोग्राम के माध्यम में आसान से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट निकाल सकते हैं। तो जो बिजनेस एंटरप्राइज का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग निकालना चाहते हैं, तो पहला स्टेप में हम उसका एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी क्रिएशन। जैसे कि इधर ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कंपनी क्रिएशन पेज में है। सो आई एम गोइंग टू मेक द डाटाबेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जिसका हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने वाले हैं। सो लेट अस मेक द कंपनी फर्स्ट। सो नेम ऑफ द कंपनी इज बीके कॉर्पोरेशन। ओके, बीके कॉर्पोरेशन। उसका बेसिक डिटेल आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि प्लॉट नंबर 09, कोई भी एड्रेस आप लोग दे सकते हैं। लुइस रोड, भुवनेश्वर, एंड स्टेट इज उड़ीसा। देन इसका पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, बेसिक प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। ओके, ईमेल एड्रेस इफ एनी। देन फाइनेंशियल ईयर, तो आप लोग तो ऑलरेडी मालूम है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर किसी को बोला जाता है? हर एक साल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक। तो फर्स्ट डेट देते हैं। ये तो हम लोग एजुकेशन पैक में अभी काम सीख रहे हैं, तो यू कैन चेंज द डेट हियर। बट आप लोग जब रियल फील्ड में डाटा पुट करेंगे, ये जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दिया गया है ना, इधर आपको जिस डेट में आप लोग कंपनी बनाए हैं उसी डेट में देना है। तो इधर पासवर्ड देकर भी आप लोग चाहें तो लॉक कर सकते हैं आपका कंपनी का डाटाबेस को, सो दैट अनऑथराइज्ड एक्सेस को रुका जा सकता है। बट फिलहाल तो मेरे को कुछ पासवर्ड देना नहीं है। मैं एंटर मार के आगे चलता हूँ एंड इसको एक्सेप्ट करके सेव करता हूँ। तो मैं सेव कर दिया। करने के बाद तो आफ्टर कंपनी क्रिएशन मैं इधर अभी कहाँ पहुंच चुका हूँ, कंपनी फीचर्स में, जिधर मेरे को एक ऑप्शन इन्वेंटरी फीचर्स में एक्टिव करना है। जो ऑप्शन का नाम क्या है, यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइसेस, इसको भी यूज करना है। एंड फ्यूचर में मेरे को जीएसटी सेल टैक्स स्ट्रक्चर में काम करना है, दिखाना है आप लोग को, इसलिए मैं जीएसटी वाला ऑप्शन को भी एनेबल कर रहा हूँ। बराबर। तो इधर तो जीएसटी नंबर में नहीं दिया हूं, बट आप लोग जब रियल फील्ड में डाटा पुट करेंगे आपको वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। बराबर। तो ये नंबर देने के बाद आप लोग इसको एंटर मार्क करके, एंटर मारने के बाद इसको आप लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे एंड ऑफकोर्स सेव करके आगे जा सकते हैं। बराबर। तो ये आपका कंपनी बनाने के बाद आप लोग कहाँ गए, कंपनी फीचर्स को, कंपनी फीचर्स में इन्वेंटरी फीचर्स में डिस्काउंट वाला ऑप्शन को एक्टिव किया। देन स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जीएसटी वाला टैक्स ऑप्शन को एक्टिव किया। उसके बाद अभी आप लोग कहाँ पहुंच गए, गेटवे टैली में। तो गेटवे टैली में अभी मास्टर बनाते हैं। तो मास्टर के अंदर जब क्रिएट को ऊपर माउस दबाते हैं, क्या क्या निकलता है, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर एंड स्टैट्यूटरी मास्टर। तो अकाउंटिंग मास्टर में पहले तो आपको लेजर बनाना है। जैसे कि मैं जिस पार्टी से खरीदने वाला हूँ, आई मीन मेरा सप्लायर, उनके नाम एक लेजर बनाना चाहता हूँ। तो लेजर का नाम दे रहा हूँ एसएस एंटरप्राइज। तो ये है मेरा सप्लायर। ठीक है, इसको हम लोग कौन से ग्रुप के अंदर रखते हैं, सन्डे क्रेडिटर। जब रियल फील्ड में डाटा पुट करेंगे, क्रेडिटर का बेसिक डिटेल आपको इधर देना पड़ेगा। देन जिसको मैं भेजने वाला हूँ, आई मीन मेरा कस्टमर, उनके नाम में भी मेरे को एक लेजर बनाना है। ओके,
तो ऑल कस्टमर्स आर डेप्टर्स, उसको हम लोग संडे डेप्टर के अकाउंट में रखते हैं, ग्रुप के अंदर रखते हैं, बराबर। तो ऑल सप्लायर्स आर क्रेडिटर्स एंड ऑल कस्टमर्स आर डेप्टर्स। क्रेडिटर मतलब जिसको हम लोग देने वाले हैं, डेप्टर मतलब जिससे हम लोग पाने वाले हैं। तो कस्टमर का हम लोग बेचेंगे, उससे हम लोग पैसे रिसीव करेंगे। सप्लायर को हम लोग परचेस करेंगे सप्लायर से, तो उसको हम लोग को पेमेंट देना पड़ेगा। तो सुबह से लेकर शाम तक इससे हम लोग क्या क्या खरीदने वाले हैं, उसका कौन सा बुक में रिकॉर्ड रखेंगे, परचेस बुक में। तो लेट अस मेक ए परचेस लेजर हियर फर्स्ट। सो परचेस लेजर, जिसको हम लोग परचेस अकाउंट ग्रुप के अंदर रखते हैं। देन जीएसटी को आप रिकॉर्ड करेंगे, ऑर्डर वाला को यस करना पड़ेगा, क्योंकि परचेस में आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा कितना परसेंट जीएसटी में आप लोग आगे से कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसीलिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोग किसके अंदर रखते हैं, परचेज टैक्सेबल के अंदर रखते हैं। एंड परसेंटेज ऑफ टैक्स जो भी हमको गाइडलाइन दिया गया 18% देकर आगे चलते हैं। एंड किसके ऊपर टैक्स लगेगा, गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा। देन एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन कस्टमर को आप लोग क्या क्या भेजे है, उसको आप लोग सेल्स लेजर के अंदर, सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे। उसको हम लोग सेल्स अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे एंड ऑफकोर्स ऑर्डर को भी यूज करना पड़ेगा। एंड नेचुरल ट्रांजेक्शन क्या दिए है, दैट इज सेल्स टैक्सेबल एंड परसेंटेज, परचेज में जितना दिया है सेल्स में उतना देगा। क्योंकि लॉजिक क्या बोलता है, आप सप्लायर से खरीदने के टाइम जितना परसेंट जीएसटी दिए है, कस्टमर को बेचने के टाइम उतना ही टैक्स आप लोग ले पाएंगे। देन टैक्स लेजर बनाते हैं। लोकल परचेस सेल हम लोग करने वाले हैं, इसलिए पहला टैक्स लेजर हम लोग किसका नाम में बनाते हैं, दैट इज CGST। CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको हम लोग रखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, दैट इज नेम ऑफ द ग्रुप। एंड ऑफ कोर्स ये टाइप ऑफ ड्यूटी पूछ रहा है, दैट इज जीएसटी। सी फॉर सेंट्रल एंड परसेंटेज कितना देंगे, 9%, क्योंकि टोटल टैक्स आप लोग जितना दिए उसका आधा जाएगा सेंट्रल को, आधा रहेगा स्टेट में। तो सेंट्रल टैक्स इतना 9% दिए है। सिमिलरली हम लोग स्टेट टैक्स बनाते हैं, दैट इज SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसको वही ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी दैट इज जीएसटी, दैट इज स्टेट टैक्स एंड परसेंटेज वही 9% देकर आगे चलते हैं, बराबर। देन हमारा कंपनी का जिस बैंक में अकाउंट है, मान लो स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो एक बैंक लेजर तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार आप सप्लायर को चेक में भी पेमेंट कर सकते हैं, कभी कभार आप कस्टमर से चेक के जरिए में पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं, बराबर। तो इस हिसाब से आपको पार्टी का बैंक लेजर बनाना पड़ेगा। पार्टी का मतलब आपका कंपनी का। तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या लेजर हम लोग बना चुके हैं। तो इसको मैं ऑर्डर करके चेक कर लेता हूँ। इसके मार्क कर पीछे जाओगे तो लेजर, सो आपका BN एंटरप्राइज, इसको हम लोग रखते हैं कस्टमर के अंदर, बराबर। तो ये मेरा आ गया कस्टमर के अंदर, ओके। हमारा सप्लाई लेजर बन चुका है, कस्टमर लेजर बन चुका है, CGST, SGST, परचेज सेल एंड बैंक। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक लेजर्स। ऐसे तो लेजर आप लोग कितना बनाएंगे उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, काम का जरूरत के मुताबिक आप जितना चाहें लेजर बना सकते हैं। देन हम लोग क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे, इन्वेंटरी मास्टर के अंदर आएंगे। पहले तो बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप है क्या है, वो आपको जब आप लोग परचेस करेंगे सेल करेंगे, आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको काफी मदद करता है। मान लो यूआरसीसी गारमेंट शोरूम, आप लोग गारमेंट खरीदते हैं, गारमेंट बेचते हैं, तो गारमेंट सेक्शन में 3 तो प्राइमरी ग्रुप हो सकता है, जैसे कि आपका जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर एंड किड्स वेयर। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक ही ग्रुप बनाता हूँ, दैट इज से जेंट्स वेयर। देन हम लोग क्या बनाते हैं, कैटेगरी बनाते हैं, मतलब ब्रांड नेम, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जो प्रोडक्ट आप लोग खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उसका मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है। इधर मैं मैन्युफैक्चरर का नाम दे रहा हूँ क्या, डेनिम, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोग यूनिट बनाते हैं।
यूनिट का मतलब क्या है, हम लोग क्वांटिटी को कैसे हिसाब करेंगे। अगर सॉलिड वाला चीज हम लोग खरीदेंगे या बेचेंगे, नंबर रख सकते हैं, पीस रख सकते हैं, केजी रख सकते हैं। कपड़ा रिलेटेड आइटम खरीदेंगे या बेचेंगे, यूनिट क्या देंगे, मीटर देंगे। लिक्विड रिलेटेड आइटम हम लोग खरीदेंगे या बेचेंगे, यूनिट क्या देंगे, लीटर। तो इतना क्वांटिटी, इतना नंबर, इतना पीस, इतना लीटर, इतना मीटर, और लीटर और केजी और नंबर का वैल्यू इतना है, टोटल वैल्यू आपका इतना आएगा। तो सीधी सी बात है, आपका टोटल आइटम का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वांटिटी देना जरूरी है, दैट इज यूनिट क्रिएशन। तो इधर तो फिलहाल मैं एक यूनिट बनाता हूँ इन द नेम ऑफ नंबर, एनो डॉट दैट इज नंबर। देन फाइनली हम लोग आइटम बनाते हैं, क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे। तो आइटम में मैं आइटम का नाम दे रहा हूँ जीन, इसको मैं रख रहा हूँ जेंट्स वेयर ग्रुप के अंदर। पहले तो ये वाला ग्रुप में बना चुका हूँ। देन कैटेगरी क्या देते हैं, डेनिम। यूनिट क्या रखते हैं, नंबर। जीएसटी को तो एप्लीकेबल करेंगे एंड ऑल्टर को भी यूज करना पड़ेगा। एंड नेचुरल ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, टैक्सेबल। एंड परसेंटेज कितना दिखाएंगे, 18% दिखाएंगे, क्योंकि परचेज सेल में ऑलरेडी हम लोग 18% दे चुके हैं। ओके, सो अभी हम लोग इस स्थिति में है। मैं ऑल्टर करके फिर दोबारा रिकैप कर लेता हूँ। हम लोग लेजर में क्या क्या बनाया है, कस्टमर लेजर बनाया गया, सप्लाई लेजर आपका बनाया गया, देन आपका सीजीएसटी, टैक्स लेजर, एसजीएसटी, टैक्स लेजर, परचेज लेजर, सेल्स लेजर, बैंक लेजर। लेजर बनाने के बाद हम लोग आइटम बनाए, जिधर हम लोग जीन का आइटम बनाए, उसको हम कौन सा ग्रुप के अंदर रखे, जेंट्स वेयर के अंदर रखे। कैटेगरी डेनिम दिया गया, यूनिट को नंबर दिया गया, एंड ऑफ कोर्स जीएसटी वाला ऑप्शन को भी एनेबल किया, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल परचेज करेंगे, सेल करेंगे। क्या परचेज क्या सेल करेंगे, आइटम परचेज करेंगे, आइटम सेल करेंगे। ऑब्वियसली आइटम परचेज सेल करने के टाइम तो जीएसटी देंगे ना, इसलिए जीएसटी को इधर एप्लीकेबल रखना है एंड कितना परसेंट रखना है, ऑर्डर को यूज करके इधर टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल एंड परसेंटेज को वही 18% देकर आगे चलते हैं। ओके, तो लेजर डाटाबेस एंड आइटम डाटाबेस बनने के बाद हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर को आ जाते हैं। तो वाउचर को आने के बाद अगर दाएं तरफ देखिए, इधर आपका अगर F9 दबाते हैं, परचेज वाउचर का लेआउट आ जाएगा। F8 दबाने से सेल्स वाउचर का लेआउट आ जाएगा। F6 दबाने से रिसीट वाउचर का लेआउट आ जाएगा एंड F5 दबाने से आपका पेमेंट वाउचर का लेआउट आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग परचेज वाउचर करेंगे। तो परचेज वाउचर करने के टाइम हम लोग इधर पार्टीज अकाउंट नेम में किसका नाम देना है, सप्लायर का नाम देना है। तो सप्लायर का नाम इधर में दे रहा हूँ। तो आपका जानकारी के लिए बता दो, जो सप्लायर से हम लोग जो परचेज किए थे, वो हमको पेपर पेन में बिल दिया था। इधर हम अपना मन से कुछ नहीं कर रहे, जो सप्लायर हमको बिल दिया है उसी को हम टाली के रिकॉर्ड के अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल में क्या रहता है, सेल्स बिल रहता है हमारा कंट्रोल में। तो ठीक है, तो हमारा सप्लायर जो कि एसएस एंटरप्राइज है, हमको जो बिल दिया है वो बिल को हम टाली के अंदर अभी उतार रहे हैं। तो स्पेस बार लगाइए। जो चीज आप लोग बना चुके हैं बट दाएं तरफ आपका डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए उसी जगह पर आकर आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा। इधर आप क्या देंगे, जिन का आइटम देंगे। देन क्वांटिटी हम लोग कितना पीस खरीदे, बिल में कितना दिखाता है, 100 पीस खरीदे हैं। कितना रेट में खरीदा है, 1234 रुपया 56 पैसे में खरीदे हैं। तो डिस्काउंट हमको मिला क्या, ये सप्लायर हमको 5% डिस्काउंट दिया है। दो बार एंटर मारिए। दो बार एंटर मारने से होता क्या है, आप आइटम सेक्शन से बाहर निकल जाते हैं। फिर स्पेस बार लगाइए, इधर इसके ऊपर आप लोग सीजीएसटी जोड़ेंगे एंड अगेन स्पेस बार दबाइए, उसके ऊपर आप लोग एसजीएसटी जोड़ेंगे, बराबर। तो ये तो बन गया आपका परचेज वाला बिल। जो सप्लायर से आप लोग जो जो खरीदे थे, जो जो आइटम, वही बिल अभी आप लोग इधर टाली के अंदर ला चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जब स्टॉक पहुंच चुका है, हम लोग कस्टमर को बेच पाएंगे। तो इसलिए वही वाउचर के अंदर अभी F8 दबाते हैं। F8 दबाने से क्या आता है, आपका सेल्स वाउचर आ जाता है। तो इधर पार्टीज अकाउंट नेम में किसका नाम चॉइस करेंगे, कस्टमर का नाम चॉइस करेंगे। ऑलरेडी मैं इधर चॉइस कर चुका हूं। ओके,
तो कस्टमर का नाम इधर चॉइस करने के बाद सेल्स बुक में रिकॉर्ड रखेंगे एंड स्पेसिबल लगाए। देखिए थोड़ी देर पहले आपका जीन दिखा रहा था 0, अभी जीन का क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, 100 पीस दिखा रहा है जीन का क्वांटिटी। देन कितना पीस क्वांटिटी आप बेचने वाले हैं, 90 पीस आप लोग बेचने वाले हैं। सेलिंग रेट तो नेचुरली ज्यादा होगा, जो रेट में आप लोग खरीदे थे उससे ज्यादा रेट में आप लोग बेचेंगे, तो 2345.87 आपका 87 पैसा। एंड पार्टी को कस्टमर को हमारे तरफ से 2% डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। तो 2 बार एंटर मारिए, आइटम सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, फिर स्पेस पर लगाइए 8 CGST एंड 8 SGST। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करके आप लोग कभी सेव कर सकते हैं। करने के बाद अभी आप लोग क्या करेंगे, जिसको आप लोग भेजे हैं उनसे कुछ पैसा रिसीव करेंगे। सो रिसीव वाउचर F6। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, पार्टी अगर आपको कस्टमर कैश दे रहा है तो अकाउंट इधर क्या लेंगे, कैश लेंगे। पार्टी अगर आपको चेक दे रहे हैं, अकाउंट क्या लेंगे, बैंक लेंगे। तो मैं अभी कैश चेक कर रहा हूँ। किससे आप लोग रिसीव करेंगे, जिसको आप लोग भेजे कस्टमर। तो अभी जो कस्टमर का नाम चॉइस कर रहा हूँ, इधर मेरा दिखा रहा है कस्टमर से मैं इतना पैसा पाने वाला हूँ। कस्टमर मेरे को जितना पैसा देगा वही अमाउंट इधर हमको डालना है। तो 244148.77 तो पूरा पैसा ले रहा हूँ। लेकिन तो सेल बिल में जितना अमाउंट आ रहा था वही पैसा हम ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अभी F5 दबाता हूँ, दैट इज पेमेंट वाउचर्स, बराबर। तो फिर से स्पेस बार लगाओ, कैश में दूंगा, सप्लायर को पेमेंट करूंगा, सप्लायर को। तो कितना पेमेंट करना है, तो पर्टिकुलर्स में किसका नाम चॉइस करोगे, कस्टमर का नाम चॉइस, सॉरी सप्लायर का नाम चॉइस करोगे। तो मेरे पास अभी कैश है 2,44,000 रुपया 148 रुपया 77 पैसा। उसमें से मेरे को अभी सप्लायर को देना है 1,38,394.18 पैसे। तो आई कैन मेक फुल पेमेंट टू द सप्लायर। सो वही अमाउंट में डालने जा रहा हूँ 1,38,394.18, बराबर। तो जितना मेरे को देना था मैं फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया हूँ, इसलिए मैं अगेंस्ट रेफरेंस में रख रहा हूँ। ध्यान रखिए, जब आप लोग रिसीव पेमेंट कर रहे हैं, कुछ रेफरेंस वाला ऑप्शन मांग रहा है। अगर पार्टी से आप लोग पूरा पैसा दे रहे हैं, पूरा पैसा ले रहे हैं, तो रेफरेंस ऑलवेज आपको देना पड़ेगा अगेंस्ट रेफरेंस। अगर पार्ट पेमेंट ले रहे हैं या पार्ट पेमेंट दे रहे हैं, रेफरेंस देना पड़ेगा ऑन अकाउंट, बराबर। तो ये तो मेरा हो गया नॉर्मल परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीव वाउचर, पेमेंट वाउचर। बट जैसे कि मैं आपको शुरू से बताया था, टैली प्रोग्राम का टैली प्राइम का मुख्य उद्देश्य है क्या है, कंपनी आपका सालों भर का ट्रांजेक्शन के बाद मुनाफा कर रहा है ना घाटा संभल रहा है। बट मुनाफा या घाटा दिखाने के लिए हमको और कुछ लेजर दोबारा बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपका ऑल एक्सपेंस लेजर। क्योंकि सिर्फ पार्टी को पेमेंट करने में आपका खर्चा नहीं आता है। तो ऑल सेल्स आर इनकम्स, ऑल परचेज आर एक्सपेंसेस। जिसे आप लोग परचेज किए उसको तो आप पेमेंट करेंगे ही करेंगे। बट सही माने में एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर कुछ दूसरा रिकरिंग एक्सपेंडिचर वाला खर्चा हम लोग देखा पाएंगे। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी व्यवसायिक ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज रन करने के लिए कुछ रिकरिंग एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जैसे कि आपका घर भाड़ा हो, इलेक्ट्रिक भाड़ा हो, टेलीफोन बिल हो, वाटर बिल हो, स्टाफ सैलरी हो, फिर इधर उधर का मिसलेनियस खर्चा। तो खर्चा दिखाना जरूरी है, इनकम दिखाना जितना जरूरी है खर्चा भी दिखाना उतना जरूरी है। जब आपका खर्चा से इनकम ज्यादा होता है आप प्रॉफिट कमाते हैं, अगर खर्चा आपका इनकम से ज्यादा हो गया आप लोग लॉस करते हैं। तो वही करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं अभी कुछ बेसिक लेजर और बनाता हूँ। जो जो लेजर किया था वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके बाद कुछ नए लेजर भी बनाते हैं। जैसे कि आपका हाउस रेंट,
उसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर रखते हैं। इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इनकम के ऊपर ही जीएसटी लगता है, आपका खर्चा के ऊपर कभी जीएसटी लगता नहीं। क्योंकि ये वाला खर्चा अगर हम लोग आखिर में बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, आपका सही मायने में प्रॉफिट नहीं आएगा। वो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ परचेज एंड कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों के बीच जो प्राइस का डिफरेंस रहता है। आप 100 में खरीदे हैं, 150 में बेचे हैं, आपको 50 रुपया का, नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे, आपको 50 रुपया का मुनाफा मिला। बट अगर अकाउंटिंग टर्म में देखा जाए, 50 रुपया आपका सही मायने में 100% प्रॉफिट नहीं है। तो 50 रुपया जो हुआ है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, द रियल डिफरेंस बिटवीन योर कॉस्ट ऑफ परचेस एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स। बराबर। वो 50 रुपये से आपका जो इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल वगैरह जितना खर्चा हुआ है माइनस होने के बाद असल में जितना बचता है वही आपका नेट प्रॉफिट है। तो इसलिए हम कुछ दूसरा एक्सपेंस वाला लेजर ऑफ बना रहे हैं हम लोग। तो हाउस रेंट तो हो गया। तो नेक्स्ट लेजर हम लोग बनाते हैं दैट इज स्टाफ सैलरी। वो भी आपका वही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा। देन आपका से इलेक्ट्रिक बिल, इसको भी हम लोग वही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। देन नेक्स्ट आपका से टेलीफोन बिल, उसको भी हम लोग वही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। देन नेक्स्ट आपका आएगा वाटर बिल, इसको भी हम लोग वही इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। देन आखिरी में और एक एक्सपेंस लेजर बनाते हैं, वो लेजर का नाम क्या है आपका पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट। तो पेटी कैश को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रखते हैं। तो ये जो पेटी कैश एक्सपेंस वाला लेजर बनाने से पहले हम कुछ दूसरा एक्सपेंस लेजर भी बना चुके हैं, जैसे कि आपका हाउस रेंट हो, टेलीफोन बिल हो, इलेक्ट्रिक बिल हो, वाटर बिल हो, स्टाफ सैलरी हो। तो दीज आर योर रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो दिस कॉस्ट आर ए मस्ट, दिस एक्सपेंसेस आर ए मस्ट है, जिसको आप लोग अवॉइड कर नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज चलाने के लिए आपको वो हेडिंग में तो खर्चा करना पड़ेगा। बट एक कंपनी में कभी कभार ऐसा भी खर्चा आता है जो खर्चा आपका असल में हिसाब था नहीं, बट सिचुएशन डिमांड किया जाए। जैसे कि स्टाफ ऑन ड्यूटी रैक में उठकर सामान निकालना है, अचानक गिर गया तो उनका हाथ पांव टूट गया। तो स्टाफ ड्यूटी में है तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको दवा दारू करेगा, जो खर्चा हो उसको अकाउंट में कैसे दिखाएगा? अगर पेटी कैश वाला हेडिंग करेगा तो पेमेंट वाउचर में देखा सकता है। सिमिलरली एक इंपोर्टेंट कस्टमर क्लाइंट आपका ऑफिस में पहुंचता है, तो गुडविल के लिए आप लोग क्या करते हैं, उनको चाय नाश्ता देकर, कोल्ड ड्रिंक देकर ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो खर्चा को कौन सा आइटम में दिखाएंगे? पेटी कैश एक्सपेंस में दिखाएंगे। तो इसीलिए हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्चा होने वाला था नहीं बट सिचुएशन के हिसाब से हमको खर्चा करना पड़ा, उसी को हम लोग पेटी कैश अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। तो अभी हम लोग फिर से वाउचर को आते हैं। ऑलरेडी तो हम परचेस से रिसीव पेमेंट वाउचर बना चुके हैं और दूसरा कुछ पेमेंट करके दिखाते हैं अगर सही मायने में हम लोग बैलेंस शीट निकालना चाहते हैं। देखो, मैं परचेस किया, सेल किया, रिसीव किया, सप्लायर को पेमेंट किया। माना कि मैं अभी कुछ इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेजर बना चुका हूँ, बट अभी तक मैं वो एक्सपेंस वाला हेड को पेमेंट में नहीं दिखाएगा। इस स्थिति में अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाता हूँ, देखो मेरा क्या निकलता है, मेरा क्या दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों मेरा एक ही वैल्यू दिखा रहा है, बट एक ही वैल्यू कैसे होगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल, दोनों के बीच डिफरेंस है। तो हमको दूसरा कुछ एक्सपेंस में वाउचर करके दिखाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर में, क्योंकि वो तो रेगुलर खर्चा है ना, संस्था चलाने के लिए हमको तो वही में खर्चा करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर से वाउचर को आते हैं एंड पेमेंट वाउचर, अकाउंट कैश डालते हैं। कैश में अभी 1,05,000 रुपया है। पर्टिकुलर क्या क्या पेमेंट दिखाएंगे? तो पहले तो दिखाएंगे इलेक्ट्रिक बिल में इस महीना में कंपनी का खर्चा हुआ है 1,000 रुपया, बराबर। देन दूसरा खर्चा हम लोग क्या दिखा सकते हैं? हाउस रेंट में कंपनी का मंथली एक्सपेंडिचर आ रहा है 10,000 रुपया। देन दूसरा क्या क्या खर्चा आपका हो सकता है? पेटी कैश में कंपनी का इस महीना में खर्चा हुआ है आपका 750 रुपया।
ठीक है। दूसरा क्या क्या आपका खर्चा हुआ है? स्टाफ लोग को सैलरी दे रहा है 15,000 रुपया महीने में। स्टाफ लोग को सैलरी दिया जा रहा है 15,000 रुपया। देन टेलीफोन बिल में भी कुछ खर्चा हुआ है, जैसे कि टेलीफोन बिल में इधर आपका 560 रुपया खर्चा हुआ है। देन ऑफकोर्स वाटर बिल में कंपनी का कितना खर्चा हम लोग दिखाएंगे। जो असल में खर्चा हुआ है उसी को अभी पेमेंट वाउचर में करके हमको दिखाना है। तो ये आपका खर्चा हुआ है 600 रुपये। तो सप्लायर को पेमेंट करने के बाद अलग से हमारा एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ? 27,910 रुपये। अभी आप ये वाला एक्सपेंस खर्चा को पहले दिखाए नहीं थे। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के टाइम आपका सिर्फ क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, बट नेट प्रॉफिट नहीं आया। तो अभी हम लोग सप्लायर को पेमेंट करने के बाद जो इंडायरेक्ट एक्सपेंस में खर्चा होने वाला था वो खर्चा को हम लोग देखा चुके हैं। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चलते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। नाउ सी, ग्रॉस प्रॉफिट इतना आया, उसमें से आपका माइनस हो गया इंडायरेक्ट एक्सपेंस 27,910 वाला। तो सही मायने में आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 23,440 रुपये। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे चेक करेंगे? जितना रुपया का आप लोग परचेस किए प्लस बेचने के बाद जितना मार्जिन मिला है उसका टोटल कितना है? 2,18,000 रुपया 634 रुपया। वो आपका इक्वल कौन सा वैल्यू के साथ होना चाहिए? जितना रुपया का आप लोग बेचे प्लस जितने का माल आपके पास अभी भी पड़ा है। 100 पीस खरीदे थे, 90 पीस बेचे, 10 पीस का सामान पड़ा है ना, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आइटम बोलेंगे, वो वैल्यू के हिसाब से दिखा रहा है। क्योंकि आज नहीं तो कल आप लोग बेचेंगे, तो जब बेचेंगे वो पैसा के हिसाब से आपका रिटर्न आएगा। तो देखो, ये परचेज वैल्यू प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू सेलिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये 2,18,000, ये भी 2,18,000 आ रहा है, ये दोनों वैल्यू समान होना चाहिए। सो दिस इज टैली इज ऑल अबाउट। तो इसी को ही हमको टैली करना है। अगर आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी देख रहे हैं उसमें अगर ये वाला फिगर आपका मैच नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है, आपको समझ जाना चाहिए किसी ना किसी पॉइंट पर आपके तरफ से कुछ तो गलती हुआ है पक्का। तो आपको फिर से वापस जाकर जो वाउचर आप लोग बनाए वाउचर को दोबारा चेक करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? ये एस्केप मार के फिर गेट आउट टैली को वापस आते हैं। इधर आपको एक ऑप्शन दिखाता है डे बुक। तो डे बुक का मतलब क्या है? 2 डेज ट्रांजेक्शन, सुबह से लेकर किससे आप लोग क्या क्या खरीदे, किससे क्या क्या बेचे हैं, कितना पैसा पाए हैं, कितना पैसा पेमेंट किए, सप्लायर को क्या पेमेंट किए, इंडायरेक्ट में क्या खर्चा किए, ईच एंड एवरी वाउचर यू हैव टू टेक केयर, चेक करना पड़ेगा। जहां गलती है उसको आपको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद फिर से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब देखेंगे आपका ए वाला वैल्यू एंड ए वाला दोनों वैल्यू इक्वल हो चुका है, आपको पता चलना चाहिए यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कॉस्ट ऑफ परचेस कॉस्ट ऑफ सेल के भी जो प्राइस डिफरेंस आ रहा था, इसमें से माइनस हो गया आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंस वाला वैल्यू। तो सही मायने में आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 23,440 रुपया 85 पैसे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल टैक्सेशन इन टैली। टैली प्राइम में हम लोग एक कंपनी सप्लायर्स एंड कस्टमर से एक ही आइटम खरीदता है, एक ही आइटम बेचता है, उसके ऊपर एक ही टैक्स लगाता है। कुछ एक्सपेंस वाला हेडिंग भी कंपनी दिखाता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टैली प्राइम, बेसिक चैप्टर है। ओके, तो टैली प्रोग्राम के माध्यम में मैं आपको जो समझाने के लिए कोशिश कर रहा था सिंगल टैक्सेशन वाला चैप्टर, मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए बेल आइकन दबाने के बाद। थैंक यू एंड गुड बाय।